नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तराखंड में यूपी एटीएस का छापा। देहरादून से जुड़ा धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क। आपको बता दें कि यूपी एटीएस की महिला और युवक से पूछताछ का सिलसिला जारी है। सहसपुर ब्लॉक के शंकरपुर से पकड़ा गया अब्दुल रहमान। डोईवाला से महिला मरियम को पुलिस ने पकड़ा है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि यूपी एटीएस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड में यूपी एटीएस का छापा कई ठिकानों पर। देहरादून से जुड़ा धर्मांतरण का रैकेट का ये नेटवर्क, उसका भंडाफोड़ किया गया। यूपी एटीएस की महिला और युवक से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। माना जा रहा है कि इसका पूरा कनेक्शन छांगुर से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि सवाल अब यही लोगों के जहन में और यही पूछा जा रहा है कि आखिर शहर शहर कितने छांगुर और हैं, क्योंकि छांगुर जो मुख्य सरगना है उसकी तरफ से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में फिलहाल धर्मांतरण का ऐसा नेक्सस यहां पर जाल बिछाया गया है, जिसके आधार पर मासूम और हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाया जाता था और उनका धर्मांतरण कराया जाता था। दीपिका भंडारी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि यूपी एटीएस की जो छापेमार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जो यूपी का चर्चित झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण का मामला है, इसके जो तार है वो देहरादून से भी जुड़े हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। यहाँ पर जो है देर रात एटीएस की टीम जो है वो गुप्त तरीके से यहाँ पहुंची थी। इसकी सूचना जो है वो किसी को नहीं दी गई थी, क्योंकि अगर इसकी सूचना अगर दी जाती तो हो सकता है कि अफवाह फैल जाती, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसके बारे में तमाम मीडिया वालों को पता लग पाता तो कहीं ना कहीं जिसपे उनको शक है, जिसको वो उठाने के लिए आए हैं, महिला को और एक व्यक्ति को, हो सकता है कि वो फरार हो जाते। ऐसे में जो एटीएस की जो ये छापेमारी थी बहुत ही प्राइवेसी के रूप में जो है वो यहाँ पहुंचे थे, प्राइवेट रखा गया था इस चीज को। और शंकरपुर से एक व्यक्ति को और साथ ही डोईवाला जो कि विशेष समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये है कि जो लोग हैं वो भी झांगुर के साथ इस धर्मांतरण के मामले में जो है शामिल रहे हैं। हालांकि अभी एटीएस की जो टीम है वो उनको साथ ले गई है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है कि इनका जो रोल है वो इसमें आखिरकार क्या है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कभी भी अगर कोई बड़ा मामला होता है और उसके जो तार हैं अगर वो उत्तराखंड से जुड़ते हैं, तो ऐसे में सरकार की बात करें या हम पुलिस की बात करें, पूरा सहयोग जो है वो करती है। लेकिन इस बार जो एटीएस जो यहाँ पहुंची है वो बहुत ही गुप्त तरीके से यहाँ पहुंची है, इसकी सूचना किसी को नहीं दी गई। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार जो है गुप्त तरीके से पूछताछ हो रही है और क्या कुछ इसमें निकल के सामने आता है इसका अपडेट हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। हालांकि अभी शंकरपुर से गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और यूपी एटीएस अपने साथ लेकर गई, और इसके पीछे की वजह फिलहाल ये मानी जा रही है कि प्राइवेसी में शायद इसलिए रखा हो कि शहर शहर कई छांगुर हैं, जो छांगुर का नेक्सस है और जो जाल है वो कुछ इस कदर फैला हुआ है कि और भी कई इलाकों में इस तरह की छापेमार कार्रवाई को आने वाले समय में एटीएस की तरफ से अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन एटीएस की टीम जिस युवक की गिरफ्तारी हुई, जिस महिला को अपने साथ लेकर गई, पूछताछ का सिलसिला जहां शुरू हुआ, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, कोई खास जानकारी? जी देखिए, अब तक ये निकल के सामने आया है कि जो झांगुर है, जिनको अभी पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसमें करोड़ों की फंडिंग और तमाम जो करोड़ों रुपए का घपले का भी आरोप लगा है। उसके जो तार है वो इन दोनों लोगों से जुड़े हुए हैं और पुलिस एटीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है कि आखिर इनका रोल क्या है। देखिए, इनका जो संबंध है वो उससे जरूर निकल के सामने आया है, लेकिन इनकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, ये महिला जो है वो क्या करती थी, उसकी क्या भूमिका थी झांगुर के साथ, या जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी क्या भूमिका थी, इस पे जांच चल रही है। और एटीएस ने अभी इसके बारे में कोई जानकारी जो है मीडिया से साझा नहीं की है, ना ही पुलिस ने ऐसे कोई बताया है। हमने एसटीएफ से भी बात की, हमने देहरादून एसएसपी से भी इस बारे में पूछा है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी सूचना देने से साफ इनकार किया। यानी कि जो ये जांच चल रही है वो बहुत गुप्त तरीके से चल रही है, ताकि देखिए इसमें कोई ऐसा कोई आरोपी फरार न हो जाए। सीएम धामी ने साफ ये कहा है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के साथ धर्मांतरण जो है वो नहीं चलेगा, और इसी के तहत जो सरकार है वो भी अंदर तरीके से जो है कार्रवाई इसमें कर रही है। और एटीएस की ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। इसमें जो पुलिस है, मुझे लगता है कि पुलिस उनको सूचना दी गई होगी, लेकिन फिलहाल जो मीडिया को अब इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। दोनों की क्या भूमिका है जल्द पता लग जाएगा। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
इस बीच अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे की तैयारियों का इस दौरान सीएम धामी जायजा लेंगे। जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां कल उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। ग्राउंडिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे अमित शाह और लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। जहां आपको बताते चले कि इस दौरान क्या तैयारियों को किस तरह से अमल में लाया गया है और वहां पर प्रशासनिक अमला कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, इसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। कहीं भी कोई चूक, लापरवाही की तस्वीर हो सामने आती है तो निश्चित तौर पर आला अधिकारियों को निर्देश भी यहां पर सीएम धामी की तरफ से दिए जा सकते हैं। वहीं गणेश जोशी ने विभागीय बैठक में योजनाओं की प्रगति देखी है, जहां उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की अच्छी पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया ताकि वो देश विदेश तक पहुंच सके। मसूरी और नैनीताल में महिलाओं को मोमबत्ती बनाने जैसे कामों में जोड़ने और मिलेट से बने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये फिल्म पूरी तरह से उत्तराखंड में शूट हुई है और राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय प्रतिभा को उजागर करती है। उत्तराखंड फिल्म निर्माण के लिए तेजी से पसंदीदा स्थान उत्तराखंड देवभूमि बन रहा है, जहां राज्य सरकार की फिल्म नीति के तहत निर्माता और निर्देशक को यहां फिल्म बनाने के लिए सहयोग भी मिल रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गणेश जोशी ने विभाग की बैठक में योजनाओं की प्रगति देखी है। आपको बता दें कि उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की अच्छी पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया है ताकि देश विदेश तक पहुंचाया जा सके। वहीं मसूरी और नैनीताल में महिलाओं को मोमबत्ती बनाने जैसे कामों से जोड़ने और मिलेट से बने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। गणेश जोशी ने कहा कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। अब उत्तराखंड में सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये नियम सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और भविष्य में इसे पढ़ाई का हिस्सा भी बनाया जाने वाला है। लेकिन SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया और अपने विचार शिक्षा निदेशक को भी भेजे हैं। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। उत्तराखंड में 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने चुनाव की लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कई जगहों पर बिना मुकाबले ही ग्राम प्रधान चुने हुए हैं। पहले चुनावों में ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो चुकी है। आपको बता दें कि आदित्य कोठारी ने आगे कहा है कि हर जिले में बीजेपी के नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की जीत का एक बार फिर से भरोसा दिया। इस बार उत्तराखंड में जो 24 जुलाई को और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान होना है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये उत्तराखंड में लोकतंत्र की परिपक्वता भी हम इसको कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान की अधिकतर सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन ग्राम सभाओं के द्वारा, गांव की जनता के द्वारा किया गया है। क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के सदस्य भी अधिकतर जगह जो है निर्विरोध चुन करके आए हैं और मैं समझता हूँ कि गांव के लोगों ने गांव के विकास के लिए जो अपना समर्पण किया है, क्योंकि नीचे के स्तर पर आमतौर पर जो देखा जाता था कि बड़ा संघर्ष होता था, चुनाव में बड़ी खींचतान होती थी, लेकिन इस बार लोगों ने गांव के विकास के लिए जो समर्पण किया है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं।
वहीं विजयनगर ग्राम सभा में पंचायत चुनाव का माहौल बेहद गर्म है, जहां 13,000 वोटर और 8 गांव वाली इस ग्राम सभा में प्रधान पद के लिए 6 लोग मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा है, जहां कांग्रेस की मीना विश्वास गांव-गांव जाकर चौतरफा विकास का वादा लगातार कर रही है, तो वहीं बीजेपी की पूजा मंडल, स्कूल और सड़क और आंगनबाड़ी बनाने की बात कही जा रही है। मतदान से पहले प्रचार जोरों पर है और अब सभी की नजरें टिकी है चुनाव नतीजे पर। हमारा प्रधान कैसा हो, विजयनगर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार हमारे मदद किया है। हमने जिला पंचायत में 2 बार उठे, मेरे पति और मैं, हर बार हमें भारी बहुमतों से जिताए और इस बार भी हम आशा करते हैं कि वो लोग सहयोग करेंगे, भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि हमने कभी नेता बनने की कोशिश ही नहीं की। हर बार जनता के सेवक बने, उनके सुख में भलाई हमने साथ नहीं दिया, लेकिन दुख के घड़ी में जब भी बुलाए हमने उनके पास खड़े हुए और सबकी मदद करने की कोशिश की। मैं लोगों के बीच घूम रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी का समर्थन मिल रहा है मुझे। देखो मेरे पति ने इतना काम किया है, कोई पद में ना होते हुए भी उन्होंने इतना काम किया है, उसी रीजन में मुझे आज वोट मिलेगा। सब लोग कह रहे हैं कि सब मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे मुझे अच्छा ही रीजन मिल रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ सब मुझे समर्थन कर रहे हैं, अच्छा ही मैं जीत रही हूँ विजयनगर ग्राम सभा से। मेरे पति 10 साल से काम कर रहे हैं सबके बीच में और सबका मदद भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें वोट देकर जिताएं। अगली खबर, जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर मेडिकल टीम 15 मिनट पर मौके पर पहुंच जाएगी। बारिश या फिर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है, ताकि रास्ते बंद होने पर तुरंत कार्रवाई हो सके। वहीं भोजन, चिकित्सा, यात्रा और ठहरने की सुविधाएं सुनिश्चित भी की जा रही है। एक प्लान बना लिया है। एक सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने कंटीजेंसी प्लान भी बनाया है, जिसमें हमने सारे अपनी नियरेस्ट सीएससी, पीएससी, कहाँ हमारी जेसीबीज डिप्लॉयड रहेंगी यदि हमारे रास्ते बंद हो सकते हैं, तो वो कंटीजेंसी प्लान भी रूट प्लान के साथ साथ हमने वो भी किया है। उसके अलावा जो P-1 जिस दिन पोलिंग डे होता है उसके P-1 में कितनी पोलिंग पार्टियां और P-2 जिसमें हमारी जो पैदल वाली पार्टियां होती है उनको हम लोग रवाना करते हैं, उस सब की भी हम लोग की तैयारी हो गई है। तो P-2 पे भी हमारी कुछ 6 पोलिंग पार्टीज रहेंगी और P-1 में बाकी हमारी बची हुई सब पार्टियां चली जाएंगी, उसकी हमारी तैयारी होगी। मैम घनसाली तो देखिए 24 और 28 जुलाई की वो तारीख है जब चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। और इस बीच अगर जिक्र किया जाए आपदा प्रभावित इलाकों का, तो उसके लिए रूट तैयार यहां पर किया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को इस दौरान पूरी सुविधा मिलेगी, इस चीज को लेकर आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया केदारेश्वर मंदिर विवाद का कारण बन चुका है। अब इस मंदिर की हूबहू नकल से उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और धार्मिक संगठन नाराज है और इसे धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन बता रही है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम के नाम पर और स्वरूप के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले दिल्ली में भी इसी तरह के मंदिर निर्माण पर रोक लगाई गई थी। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केदार के प्रतिचिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की तर्ज पे बनाया गया है।
इसको लेकर हमारा साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां चल रही है, मंदिरों के नाम पर उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के सैफई में जो एक केदारनाथ मंदिर बनाया गया है, और हमने देखा है कि एक्स पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक भी किया है, तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाए जाने की जरूरत है। और चारधाम महापंचायत सरकार से निवेदन करती है कि तुरंत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो चारों धामों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कांवड़ मेला 2025 में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी है। अब ऐसे में सभी जगह सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। रोजाना आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे पुलिस और आरपीएफ 24 घंटे स्टेशन पर पैनी नजर बनाए हुए है। यात्रियों की सुविधा के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित रहने और सतर्क रहने के तरीके भी इस दौरान बताए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है, और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। पूरे शहर में बोल बम के जयकारे गूंज रही हैं और भक्तों का उत्साह देखने लायक है। इस बार की खास बात यह है कि यात्रा में 101 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ भी शामिल है, जो शहीदों को समर्पित है। ये तिरंगा कांवड़ सिर्फ भगवान शिव की भक्ति नहीं, बल्कि देश के प्रति प्यार और सम्मान भी दर्शाता है। कांवड़ियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ देशभक्ति की भावना बहुत जरूरी है। शाम सदाशिव ग्रुप हंगावली जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है। 101 फीट तिरंगा कांवड़ यात्रा है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है जो जितने भी अपने फौजी भाई हैं उनके सम्मान में, और जितने भी अपने शहीद फौजी भाई हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में तिरंगा कांवड़ यात्रा समर्पित है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारी फिलहाल पूरी कर ली है। सफाई और सुरक्षा की भी अच्छी देखरेख इस दौरान की जा रही है। इस बार पहले से ज्यादा श्रद्धालुओं का कांवड़ यात्रा में आने का अनुमान है। अब इसी पर हिंदी खबर ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से खास बातचीत की है। कांवड़ मेला दूसरा फेज शुरू हो चुका है, और किस तरह की तैयारी प्रशासन द्वारा है। मेरे साथ हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हैं। सर, किस तरह की तैयारियां रहेंगी? दूसरा फेज शुरू हो चुका है। देखिए, कांवड़ यात्रा का जो पहला फेज था उसमें मोस्टली पैदल कांवड़ यात्री यहाँ पर आए थे, और अभी भी कांवड़ यात्री पैदल जो हैं उनकी काफ़ी अच्छी संख्या है। लेकिन अब जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनकी डाक कांवड़ जिसको हम बोलते हैं, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और पंचक समाप्त होने पर ये संख्या अब तेज़ी से बढ़ेगी। इसके लिए पार्किंग एरियाज़ को डेवलप किया गया है, रूट्स जो हैं एंट्री और एग्जिट के उनको डेवलप किया गया है, और फोर्स की तैनाती और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी की गई। सर, एक बार आपने ग्राउंड में चेक भी किया था, और जाके कांवड़ से पहले की सफाई व्यवस्था क्या हर की पौड़ी मेन हुआ है किस तरह? देखिए, लगातार 3 घंटे में हम हर शौचालय की फ़ोटो मंगा रहे हैं। स्वयं मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हों, परमानेंट टॉयलेट्स हों, टेम्परेरी टॉयलेट्स हों, सभी जगह सफाई कर्मी की 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे में तैनाती की गई है। मेरे द्वारा स्वयं कई शौचालय का निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त भी कर रहे हैं, सेक्टर जोनल ऑफिसर्स भी कर रहे हैं। इंश्योर ये कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। पिछली बार से ज़्यादा अनुमान लगाया, इस बार कांवड़ ये उससे ज़्यादा आएंगे, और डाक कांवड़ जो आना हो उसको लेकर किस तरह के प्लान? देखिए, अनुमान तो यही है कि पिछली बार से ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो इनिशियल फेज 1 जो गया है उसमें हमने पिछली बार से ज़्यादा कांवड़ यात्री यहाँ पर आए हैं। तो उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग की जा रही है। रूट, पार्किंग और फोर्स की तैनाती, सफाई कर्मियों की तैनाती, पीने के पानी के पॉइंट्स, मोबाइल टॉयलेट, सभी को हिसाब से प्लान किया गया। देखिए, ये जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का हाथों से कहना कि सभी तैयारियां पूरी कर ली है, और टॉयलेट की जो है 3 घंटे में एक फोटो मंगाई जा रही है, उसको लेकर लगातार तैयारियां प्रशासन की है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। यात्रा मार्ग पर सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस दिखाना अनिवार्य हो गया है। वहीं पुलिस के सहयोग से रोजाना यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान जारी है। दुकान, ढाबा और अस्थायी कैंपों में बिक रहे खाने की गुणवत्ता की गहराई से जांच की जा रही है। मिलावटी या फिर खराब खाद्य बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी रजिस्टर्ड है या लाइसेंस है उससे ही आप सामान खरीदें, क्योंकि अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसा हमारा कैंपेन चल ही रहा था, कम नमक, कम तेल, कम चीनी,
तो उससे भी आप अपने स्वस्थ जीवन को बनाए रख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इस तरह की कुछ समस्याएं आपके साथ हो रही तो ज़रूर हमारे डीओ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हमारे मुख्यालय पे हैं डीओ और डिप्टी कमिश्नर, उनसे भी आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं पंचर खत्म होने के बाद कावड़ यात्रा तेज हो गई है। बड़ी संख्या में कावड़ वाहन सड़कों पर निकल रहे हैं। दिल्ली रुड़की हाईवे के अलावा लक्सर रुड़की और लक्सर पुरकाजी हाईवे पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कावड़ियों की संख्या बढ़ने से कई जगहों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक को संभालने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो संयम रखें और जरूरी ना हो तो इन रास्तों से बचें। पंचक खत्म होते ही तमाम मार्गों पर कावड़ वाहनों का घनत्व बढ़ गया है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक बम बम भोले के नारे गूंज रहे। लेकिन अब लक्सर की भी संपर्क मार्गों पर भी बम बम भोले हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे हैं। वजह है कि पंचक का इंतजार कर रहे तमाम शिवभक्त कावड़ियों ने अब हरिद्वार की तरफ रुख कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये तमाम डाक कावड़ वाहन जो है लक्सर से गुजर रहे हैं और इनमें जो कावड़ियों की तादाद है वो पहले से ज्यादा, यानी कि एक एक वाहन पर 200 कावड़िए या 200 कावड़िए एक साथ जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे लक्सर में यह वो मार्ग है जहां मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार ये डाइवर्जन का बोर्ड आप देखा होगा। कावड़ मेला 2025 डाइवर्जन हर की पैड़ी 12 की पंख, यानी कि जो 12 की पार्किंग है उससे इसे जोड़ा गया है इस मार्ग को, ताकि हरिद्वार में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। तमाम वाहनों को फिलहाल 12 की पार्किंग में रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और ये सिलसिला यानी आज कल परसों 3 दिन तक लगातार चलेगा। उसके बाद कावड़ियों के लौटने का बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा इन मार्गों पर भी। वैसे तो अगर देखा जाए तो हरिद्वार से जो दिल्ली मार्ग है रुड़की से होकर रुड़की मंगल गुजरने वाला, उस पर पैदल यात्रा और वाहनों वाले कावड़िए लगातार चल रहे हैं। अब 2 दिन के बाद इन मार्गों पर भी कावड़ियों के रेले आपको नजर आएंगे। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां आपको बता दें कि सिल्ली मल्ली सीट पर इस बार चुनाव का मुकाबला काफी मजेदार होने जा रहा है। शांति देवी जो अभी तक अपने ससुराल बमराड़ी से चुनाव जीतती आई हैं, इस बार अपने मायके सिल्ली मल्ली से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ससुराल की जनता ने उन्हें बहू मानकर वोट दिया था और उन्होंने वहां विकास भी किया। अब उन्हें उम्मीद है कि मायके की जनता भी उनका समर्थन जरूर करेगी। उनके मुकाबले सीधे राधा कंडारी से है जो पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। राधा कंडारी का कहना है कि जनता उन पर भरोसा करती है और वो विकास के काम भी करती रहेगी। हमारा जिला पंचायत सदस्य कैसा? फिलहाल मैंने सारे अपने पूरे क्षेत्र का हल्का फुल्का भ्रमण कर चुकी हूँ। मैं लोगों की समस्या वही जानवरों से लेके ज़्यादा है, क्योंकि सारे हमारे खेत वे बंजर हो चुके हैं। तो लोग यही कह रहे हैं, तो इस पे तो बड़े लेवल पे काम होगा, जो ये भालू, शेर, बंदर, इन पे, क्योंकि इनकी वजह से सारे हमारी कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ चुकी है। पहली प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य से रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है पहाड़ों में, और उस पर मैं पहला काम करूँगी। और मेरा पूरे सीली वार्ड, समस्त सीली वार्ड की सम्राट जनता से, अपने सभी भाई बहनों से, सभी से मतलब इतना बढ़ चढ़ कर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने समस्त क्षेत्र का, और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने बमराड़ी वार्ड का भी, कि उन्होंने पहले मुझे वहाँ से भी जिता कर भेजा। और इस बार मेरी सीली वार्ड के हमारे सम्राट जनता का एक निवेदन भी था, रिक्वायरमेंट थी कि आप इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़िए। वहीं उत्तराखंड में करीब 2500 डॉक्टर बिना लाइसेंस रिन्यू कराए काम कर रहे थे। इसे लेकर सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों को ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट बनाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जहां मेडिकल काउंसिल को कहा गया है कि इन डॉक्टरों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। सख्ती के बाद पिछले 6 दिनों में 200 से ज्यादा डॉक्टरों ने लाइसेंस रिन्यू कराया है और 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना जमा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगभग 17,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 6,000 के आसपास लोगों ने अपना NOC लेकर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 9-10 हज़ार के आसपास का हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट है और 2-2,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल में अभी दिक्कत है। और रिन्यूअल के लिए सचिव साहब का जो पत्र प्राप्त हुआ है, तो महानिदेशक निदेशालय के थ्रू जब समस्त टीमों को जाएगा तो उम्मीद है कि अच्छे इसका रिस्पांस मिलेगा।
और देखिए, जहां 2500 डॉक्टरों का जो लाइसेंस है वो समय पर रिन्यू नहीं है और इसको लेकर विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 6 दिन में 200 डॉक्टरों ने इस दौरान लाइसेंस को रिन्यू किया है और ऐसे में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको शटर लगवा दिए गए दुकानों के और जुर्माना भरा गया। अब इस बीच अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि हरियाणा में इस संगठन को अब बीजेपी की तरफ से धार दिया जाएगा। चंडीगढ़ में दिन भर बैठकों का आयोजन, जनता को जोड़ने की रणनीति पर विशेष फोकस होगा। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर भी मंथन किया जाएगा। बैठकों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हरियाणा में जो भी आने वाले समय में चुनाव होंगे उसको लेकर संगठन अपनी मजबूत भूमिका दिखाएगा, क्योंकि बैठकों का सिलसिला चंडीगढ़ में लगातार जारी है। इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, जहां आपको बता दें नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि पीएम के नेतृत्व में देश प्रदेश का विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में तेजी से विकास के काम भी हो रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान, हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और हर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे ये खुशी है कि इस दिशा में हमने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की जो आय व्यवस्था सीमा थी वो पहले 6 लाख रुपए थी, परंतु आपने आकर के इस 6 लाख की क्रीमी लेयर व्यवस्था को बदल करके 8 लाख रुपए कर दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं में व शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने सरपंच पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा देना ये बहुत जरूरी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसलिए हरियाणा पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।